नमस्कार दोस्तों, MDM ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से मैं अजय पाल सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग घर पर सकुशल होंगे और निरंतर अपना अध्ययन जारी रख रहे होंगे। तो अध्ययन को यहाँ से भी ऑनलाइन स्टडी से भी हम जारी रख रहे हैं। तो आपने जो पहले क्लासेज बनी हैं वो ज़रूर देखी होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो अवश्य देखिए ताकि आपके अध्ययन में दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति हो सके। ज्ञान जो कि हमेशा ही इंसान का साथ देता है, उससे जुड़े रहना चाहिए, उसको ग्रहण करते रहना चाहिए। तो उसी क्रम में अपने हिंदी साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और हिंदी साहित्य में मैं जिस कवि के बारे में आपको पढ़ा रहा था, आज उस कवि के उस पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, यानी सेकंड पार्ट को हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ पंक्तियां हैं जिसको आपको भी पहचानना है कि ये पंक्तियां कौन से कवि की हैं और ये जो पंक्तियां हैं इनमें क्या छुपा हुआ है। कवि ने कहा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यानी जो कवि ये कहने वाले थे उसको आप समझ लेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इनका अर्थ कि कवि जो होता है उसका जो काव्य होता है उसका केवल उद्देश्य मनोरंजन ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके साथ कुछ ना कुछ ज्ञान भी प्रदान करना चाहिए। और दूसरी बात जो उसमें लिखी है कि उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, यानी उचित उपदेश उचित ज्ञान का मर्म भी होना चाहिए। कवि इस प्रकार से होना चाहिए। तो ऐसे कवि कौन थे? अगर हम देखें तो ऐसे कवि थे राष्ट्र के प्रिय कवि, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि या सम्मान दिया गया था, मैथिली शरण गुप्त, जिनके बारे में हम उनका परिचय प्राप्त कर चुके थे। आज हम उनकी जो काव्यबंध है, जो पंक्तियां हैं, जो कि BA, BSc और BCom तीनों ही क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये आपके जो सामान्य हिंदी से आता है, जिसको तीनों ही क्लासों के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक पूरा करना होता है। इसके अलावा कंपटीशन क्लासेज होती हैं, उनमें भी मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो सब लोग इस क्लास को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज अपनी जो क्लास है प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं कि हमने क्या पढ़ा था, ताकि आप फिर से उस अध्ययन से जुड़ सको जो हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था, मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। इनका जीवन परिचय जान लिया था हमने, इनकी जो रचनाएं थी उनके बारे में हमने जान लिया था। इसके अलावा जो कुछ बातें आपके सामने लिखी हुई हैं इनको भी मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बात आई थी वो क्या थी, हमने वो देखना है। हमने एक पदबंध इनका अध्ययन किया था, जिसको आपके सामने मैं दोबारा से पेश कर रहा हूं और इसको आप एक बार पैनी नज़र से फिर से देख लें, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको ये याद आ गया होगा कि हमने मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पहले अध्ययन किया था। आज जो हम पढ़ रहे हैं इनका जो सेकंड पदबंध है उसको अध्ययन करेंगे। वो सेकंड पदबंध क्या है पहले हम उसको देखते हैं। तो ये है अपना आज का जो सेकंड पदबंध है। इसके अंतर्गत जो कवि है वो क्या बता रहे हैं, हमने ये अध्ययन करना है। तो देखिए, पहले हम अध्ययन करते हैं फिर समझते हैं कवि क्या बताना चाहते हैं। इनकी पंक्तियां जो मैंने शुरू में बोली थी उसके अनुसार क्या कवि अपना कर्म पूर्णतः कर पा रहा है या नहीं। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की विभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो ये इनका पदबंध है जो कि आपकी सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैं पढ़ा रहा हूं मैथिली शरण गुप्त जी को। भारतवर्ष के बारे में इन्होंने जो बात कही है, पहले भी पदबंध में इन्होंने भारतवर्ष के बारे में, भारतवर्ष की प्रशंसा की थी। अब जो हम पढ़ेंगे उसमें भी ये पता चलेगा कि इन्होंने क्या कहा भारतवर्ष के बारे में, कैसा इन्होंने उपदेश दिया है। तो देखते हैं व्याख्या। कवि कह रहे हैं मैथिली शरण जी, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। देखिए, यहाँ वृद्ध शब्द लिखा है। वृद्ध का मतलब होता है वैसे बुजुर्ग, यानी जिसकी आयु ज़्यादा हो गई हो, काफ़ी ज़्यादा, तो उसको हम बुजुर्ग भी बोल देते हैं, वृद्ध भी बोल देते हैं। अब भारतवर्ष को वृद्ध कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये भारतवर्ष बहुत पुराना है, बहुत पुराने समय से है, इसलिए हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का क्या है, सिरमौर। सिरमौर यानी सर्वोच्च है। अगर देखें संसार में तो भारतवर्ष का जो गुणगान है, भारतवर्ष की जो शान है वो क्या है, सबसे ऊंची है। इसीलिए भारतवर्ष के बारे में कवि ऐसा कह रहे हैं।
ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। पुरातन का मतलब होता है पुराना, तो यहाँ वृद्ध आया था और यहाँ शब्द आया है पुरातन। पुरातन का मतलब क्या होता है, पुराना। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहता है, कवि ये कहना चाहता है कि ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। प्रश्न किया कवि ने कि भारतवर्ष जैसा पुरातन या पुराना देश विश्व में क्या और कोई है। तो इसका उत्तर अगर सामान्य से सोचें तो ऐसा उत्तर हमें नहीं मिलेगा कि कोई और ऐसा देश हो सकता है। आगे क्या कह रहे हैं कि भगवान की भभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान की भभूतियों का, यानी आपने सुना होगा कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र आता है, तो इसीलिए कवि ने ऐसी बात यहाँ कही कि जो भारतवर्ष है यहाँ भगवान की भभूतियों का यह प्रथम भंडार है। प्रथम यानी पहला, यानी कि अगर हम देखें कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर भगवान को श्रद्धा के साथ नमन किया जाता है, श्रद्धा के साथ माना जाता है, उसमें आस्था रखी जाती है, तो वो देश है भारतवर्ष। इसीलिए इनको भगवान की भभूतियों का प्रथम भंडार कवि ने कहा है। किस देश को प्रथम भंडार कहा है कवि ने, भारतवर्ष को प्रथम भंडार कहा है। किसका, भगवान की भभूतियों का। इसके बाद कवि क्या कहता है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। बहुत महत्वपूर्ण बात, विधि क्या होती है, वैसे अपने कहते हैं ना विधि कानून, ठीक है, और ये कानून कौन सा, भगवान का कानून। तो यहां उसी को लेकर बात कहेगी कि विधि ने किया नर सृष्टि, नर मतलब मनुष्य, सृष्टि मतलब अपने जैसे रचना कहते हैं, तो मनुष्य की जो रचना की थी विधि ने यानी भगवान ने पहले यही विस्तार है। तो उसका विस्तार कहाँ हुआ था पहले, उसका विस्तार हुआ था भारतवर्ष में। तो कुल मिलाकर जो अगर अपने सार रूप में कहें तो कवि ने भारतवर्ष के बारे में ये सारी बातें कही है, क्योंकि आपको पता है कि हम जानते हैं कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है यहाँ पर जो कवि बता रहे हैं कि बहुत सारे जो देश हैं उनमें सब में सिरमौर देश भारतवर्ष ही है। प्रश्न करते हुए कवि कह रहा है सबसे प्राचीन देश विश्व में भारतवर्ष है, और भगवान यहाँ पर भगवान में श्रद्धा होती है, आस्था होती है, ऐसा भगवान की भभूतियों वाला प्रथम भंडार देश भी भारत को कहा है। और अंत में तो कवि ने यहां तक कह दिया कि विधि ने यानी ब्रह्मा ने सृष्टि की जो रचना की थी, नर सृष्टि क्या होती है, रचना, और नर क्या होता है, मनुष्य की जो रचना की थी वो भी पहले कहां पर की थी, भारतवर्ष में ही की थी। और हमारे बारे में भी कहा जाता है कि हम किसकी संतान हैं, आर्यों की संतान हैं। यानी बहुत प्राचीन काल से भारत की ये जो भूमि है ये नर सृष्टि जो की ब्रह्मा ने उसका ये प्रमाण है, उसका ये सबूत है। तो उम्मीद है ये पहला बंद आपको समझ में आया होगा, भारतवर्ष के बारे में कवि ने बताया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बंद पर। तो नेक्स्ट बंद क्या है उसको देखते हैं। तो ये है अपना नेक्स्ट पदबंध। इसमें जो है कवि क्या बताना चाहता है अपने देखते हैं, पहले इसका अध्ययन करते हैं फिर देखते हैं। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पद पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। तो देखिए, इसको देखने से पता चल रहा है कि कवि ने उसी बात को आगे बढ़ाया है। भारतवर्ष की जो बात चल रही थी, प्रशंसा चल रही थी, उसी बात को कवि ने आगे बढ़ाया है। किस प्रकार से कवि ने उस बात को आगे बढ़ाया है, देखिए, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। अभी हमने पिछले पदबंध में बात की थी कि हम किनकी संतान हैं, आर्यों की। और कवि ने कहा कि ये पुण्य भूमि, जो पुण्य की ये भूमि है, प्रसिद्ध है, किसके लिए, पुण्य के लिए। और इसके निवासी कौन है, आर्य हैं। यानी कि जो हम अपने पढ़ रहे हैं कि मैंने बताया अभी आपको कि पहले ही बताया था कि हम किनकी संतान है, आर्यों की संतान है। और यही बात कवि ने भी यहाँ पर कही है। आगे कवि क्या कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। कौन प्रथम आचार्य हैं, किसके आचार्य हैं, विद्या के आचार्य हैं, कला के आचार्य हैं। कौशल्य का मतलब है कौशल, जो कि स्किल होता है, उसके लिए आया है। स्किल के यानी कौशल सबके जो प्रथम क्या है, आचार्य हैं। कौन है प्रथम आचार्य, यही आर्य जो है, यही जो भारतीय हैं, यानी भारतवर्ष के जो लोग हैं वो क्या हैं, विद्या के, कला के और कौशल के क्या हैं, आचार्य हैं। आचार्य को अपने कहते हैं ना गुरु है जो, ठीक है, तो उसके लिए बोला जाता है। तो विद्या देने वाले, कला को लाने वाले, कौशल को लाने वाले भी कौन है, भारतवर्ष के लोग ही हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े,
यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि उनकी ही संतान है हम, और आज हम यद्यपि यानी हालांकि किस में पड़े हैं, अधोगति में पड़े हैं। तो ये विचारणीय बिंदु है। कवि ने यहाँ ये कहा है ना, अधोगति में पड़ी है, और ऐसी ही पंक्तियां कवि ने और भी कही हैं, हम कौन थे, क्या होगे और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो ऐसी पंक्तियां कहने वाले जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उन्होंने यहाँ भी यही बात की कि अधोगति में हम पड़े हैं। हम कौन थे, हम आर्य थे, ठीक है। और आगे कवि ने क्या कहा कि क्या होगे, यानी हम उसके बाद क्या होगे और क्या होंगे अभी, ये समय परिवर्तन के साथ पता नहीं और क्या होंगे। और इसीलिए कवि ने कहा कि आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो विचारणीय बिंदु है, हमें इन समस्याओं पर विचार करना है कि आर्यों की संतान जो कि विद्या, कला और कौशल के प्रथम आचार्य थे, आज क्या होने जा रहे हैं। इसीलिए कवि ने कहा कि आज तो हम क्या हैं, अधोगति में पड़े हैं। तो जरूरत है हमें अपने ज्ञानवर्धन की, जिसके लिए MDM भी आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ है आपके ज्ञानवर्धन के लिए। तो आगे चलते हैं। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। अब यहाँ अंत में कवि ने ये कहा है, सांत्वना दी है हमें भरोसा दिया है कि आज भी आर्य थे जो उनके चिन्ह हैं उच्चता के, जो आज भी कुछ हैं खड़े, आज भी कुछ ना कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं। यानी आज भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है कि हमें ये गर्व होता है, महसूस होता है कि हम भारतवर्ष के लोग हैं, हम आर्यों की संतान हैं। और इस गौरव को बढ़ाने की और भी जरूरत है। जिस प्रकार का कर्म है वो उसी प्रकार का कर्म करे, तो भारतवर्ष फिर से वो सोने की चिड़िया बन सकता है। ऐसी कामना थी मैथिली शरण गुप्त जी की, जिनका आज हमने अध्ययन किया है। आज हमने उनके 2 पदबंधों का अध्ययन किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। तो उम्मीद है आपको ये पदबंध समझ में आए होंगे। और क्लास को आप देखिए। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए, ताकि सभी लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप अपना घर पर रहते हुए ध्यान रखें और अध्ययन निरंतर जारी रखें। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।